मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षार्थियों का अब आपका मैथ का पेपर होने जा रहा है। देखिए मैथ में चीज़ें आसान होता है जो विद्यार्थी समझे हैं। तो मैथ में क्या अपने को लेकर चलना है कि अभी सर अपने पास जो समय है सेंटर पर जाने से पहले, तो उसमें जो मैं अभी वायरल प्रश्न पत्र का एक सेट करा रहा हूं, इसको पेन कॉपी लेकर बार बार प्रश्न को देखकर सीख लीजिएगा। क्योंकि मैथ में देखिए क्या है, मैथ रटने वाला सब्जेक्ट है नहीं, आप जानते हैं। आपको बस इसमें सीखना होता है। मैथ में जो मैं अभी पैटर्न आपको बताने जा रहा हूं 1 से 100 तक के प्रश्न का, इसी पैटर्न पे प्रथम और द्वितीय दोनों पाली में प्रश्न रहेगा। बस मैथ में क्या होता है कि बस पैटर्न हम लोग सीखे हैं कि अच्छा ये प्रश्न इस रूप में बना रहे हैं, बस वहां पे अंक, जैसे अभी हम लोग 6 लेकर सीखेंगे तो वहां पे सिर्फ प्रथम पाली में 5 दे देगा और द्वितीय पाली में 4 दे देगा, मतलब अंक चेंज करेगा। बस बनाने का मेथड सीखना है। तो अगर आप भी मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो ध्यान से पूरा जो भी प्रश्न मैं सिखाने जा रहा हूं एक एक प्रश्न को सीखिएगा। पेन कॉपी लेकर सेंटर पर जाने से पहले 2 से 3 बारी खुद से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। क्योंकि मैथ में यही है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आसानी से आप सब्जेक्टिव भी बना पाएंगे, सब्जेक्टिव बना पा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव भी बना पाएंगे, दोनों चीजें सेम है। तो अब ध्यान से सीखिएगा, मैथ में आपका शानदार रिजल्ट आएगा। बस जो मैं टाइप सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मैथ में होता है क्वेश्चन का टाइप, इसी टाइप का प्रथम और द्वितीय दोनों पाली में प्रश्न इस साल तैयार किया गया। तो बस अंक एग्जाम में चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। तो बनाना अपने को सीखना है। और मैथ में देखिए 50 आपको ऑब्जेक्टिव बना कर आना है और 30 लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें से 15 का जवाब देना है और आपका इसके लिए 2-2 अंक मिलेगा। और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें से 4 बनाना है, ये 5 अंकीय प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ध्यान से टाइप सीखिएगा, एग्जाम में इसी तरह हूबहू प्रश्न आएगा प्रथम और द्वितीय पाली में। मैं बार बार बता रहा हूं, बस अंक चेंज होगा। तो आपको मैथ में सीखना है, रटने वाला सब्जेक्ट है नहीं। कह रहा है 1/√2 कौन संख्या है? तो 1/√2 आप जानते हैं कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पहला प्रश्न वायरल प्रश्न है, इसी तरह मिलेगा प्रथम और द्वितीय पाली में। अगर मान लीजिए एक प्रश्न प्रथम पाली में आ गया तो द्वितीय पाली में क्या पूछेगा? ऐसे पूछ देगा 1/√3 है, तो वही तो कॉन्सेप्ट है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा नंबर। तो ध्यान से सीखते चलिएगा। अभी यहां से कह रहा है आपसे, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के 2 शून्यक हैं तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब सर अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 शून्यक यानी शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सर? कहेंगे सर जी C/A। और एक फार्मूला और याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा पूछे तो -B/A। तो C क्या होगा? तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है मतलब 3, और ए क्या है सर? जो x² का गुणांक है, मतलब कुछ नहीं है तो 1, अर्थात कि 3 में 1 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। सीख रहे हैं, सीखते चलिएगा, बस अंक चेंज होगा, बाकी हूबहू इसी पैटर्न पे प्रश्न इस साल तैयार किया गया है। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यक कौन सा है? अब ये प्रश्न जो है ना 2 अंकीय प्रश्न में भी आ सकता है। अब इसको बनाने के बहुत सारे तरीका है। एक तो ये तरीका कि शून्यक वही मान होता है जो x के स्थान पे रखेंगे तो इस पूरा का मान शून्य कर दे, तभी तो शून्यक है, 0 जाए। तो ये सभी मान रख के चेक कर सकते हैं। दूसरा है कि द्विघात बहुपद है तो d का मान निकालेंगे और b² - 4ac से, और उस पर भी बैठाकर द्विघात सूत्र से निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका है गुणनखंड विधि। तो ऑब्जेक्टिव है तो मैं गुणनखंड विधि से निकाल दे रहा हूं। तो जैसे देखिए 4x², अब मैं 5x को कितना लिख सकता हूं? तो मैं 5x को लिख सकता हूं 6√2x माइनस √2x। तो बिल्कुल 6√2x में से √2x घटेगा तो 5√2x बचेगा। और गुना मैं करूंगा तो √2 से √2 में गुना होकर 2 और 6 दूनी में 12, 4 3 12 यहाँ पे मिल गया। तो मैं गुणनखंड विधि से बता दे रहा हूं, आप किसी भी मेथड से बनाकर आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे 2x कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे 3 दूनी में 6 और यहाँ पे आपका √2 तो बचेगा ही, तो √2 बच जाएगा। इसमें मैं क्या कॉमन ले लूं? तो यहाँ पे 3√2 है तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा √2 और बटे में 2। तो √2 यहाँ पे एक √2 से यहाँ पे कैंसिल करके क्या बचेगा? √2 में √2 से गुना होगा तो आपका 2x और आपका प्लस में 3√2 बच जाएगा। ठीक, तो गुणनखंड विधि से हम लोग बता रहे हैं 2 अंकीय प्रश्न में भी आ सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं सर? तो एक बाहर वाला एक भीतर वाला लेते हैं। तो ले रहे हैं 2x + 3√2 और यहाँ पे हमने ले लिया आपका
तो यहाँ पे हमने ले लिया, देखिए यहाँ पे तो, और एक बाहर वाला तो 2x माइनस रूट 2 बटा में 2 बराबर 0। अब x के इधर भेजते हैं, सीधे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भेज दे रहा हूँ, तो x बराबर यहाँ पे प्लस है तो -3√2, और यहाँ पे गुना में है तो भाग में हो जाएगा। अच्छा, फिर उसी तरह दूसरा में हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए इसको भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस में √2 बटा 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे गुना में है तो इधर भाग में, यानी √2 बटा में 4। यही दो आंसर आ गया। कहाँ पे है सर? ऑप्शन सी पे है। तो किसी भी मेथड से बनाएंगे आंसर तो अपना वहीं आएगा, इसलिए मैथ को ध्यान से बार बार सीखिएगा, समझिएगा। इसी पैटर्न पे पूरा आपका प्रथम और द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। करें, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो म 23 है तो उनका लॉस तो बउआ टाइप प्रश्न है सर। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, तो लॉस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल और बट्टा में एचसीएफ। इतना तो समझदार आप हो चुके हैं, फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। 690 कटा दीजिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, ये हम लोग बनाए हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम फॉर्मूला से। तो एचसीएफ हमारा मालूम था 23, और पहली संख्या दूसरे का गुणनफल दिया था तो हमने भाग दे दिया, गुना में था तो भाग में आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है 5 नंबर प्रश्न कि यदि इतना और इतना दिया है तो मौसा बताइए एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ बताइए ए बी का। आप कहेंगे सर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों में जो सबसे अधिकतम कॉमन है, तो सबसे अधिकतम कॉमन क्या है? देखिए 2 का पावर 2 सबसे अधिकतम है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो 3 का पावर 2 अधिकतम है सर, जो दोनों में हो, और 5 1 दोनों में होगा। तो अब हो गया, आप गुना भाग कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका में 9 और गुने 5, तो 5 चौका 20 नवा 180। ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सीखते चलना है, ध्यान से मैथ है, बारीकी से सीखिएगा, समझिएगा। मैथ में आपका 100 में 100 स्कोर होगा। करें, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है सर? तो बहुपद कौन नहीं होता है? विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल वही नहीं होगा जिसमें चर देखते हैं, सिर्फ चर मतलब एक्स वाई जेड, जिस चर में बहुपद है उसका पावर जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए चर का पावर क्या है? पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। ये नहीं पूछा है। यहाँ पे भी देखिए चर का पावर पूर्ण संख्या, ये सिर्फ √3 पर है। इस पे होता तब ना कहते कि 1/2 है, तो ये भी हो गया, ये भी है बहुपद। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बाटा में है, तो बाटा का मतलब ऊपर जाता है तो कितना होगा? -1। तो -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर आपसे समीकरण निकाय इतना के हल हैं, इसके हल किस रूप में आएंगे? तो ये चला गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्न। अब a1/a2 से अपने को निकालना होगा, तो चलिए निकालते हैं सर। a1/a2 मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे इसमें जो x का गुणांक है मतलब 1, इसमें जो x का गुणांक है 2, 1/2, बिल्कुल सही। b1/b2 का मैं मान पूछूं तो कहेंगे समीकरण 1 में जो y का गुणांक है और समीकरण 2 में जो y का गुणांक है मतलब सर 1/2। c1/c2 मैं पूछूं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है सर जी -8, यहाँ पे जो कांस्टेंट है तो देखिए इधर है तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी इधर भेजेंगे तो -16 मतलब 1/2। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि a1/a2 बराबर है सर जी b1/b2 और a बराबर है c1/c2 के। तो जब इस रूप में आ जाए कि तीनों बराबर हो जाए सर, तो हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मतलब कि अनंत हल हैं, ठीक। और यही कंडीशन आता कि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 तो हम कहते हैं अद्वितीय हल है। अगर 2 बराबर होता 1 बराबर नहीं होता तब कहते कोई हल नहीं। तो फिलहाल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। समझते चलेंगे। 8 पे प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा? ये आपसे कह रहा है। देखिए तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखिए शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है। अच्छा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि मतलब कि अगर शून्य का योगफल गुणनफल दिया रहे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि x² और माइनस शून्य का योगफल गुना में x प्लस शून्य का गुणनफल। तो x² उसी तरह रहेगा और यहाँ मान मिल गया 4 तो 4x हो गया और यहाँ पे हो गया 1। कहाँ पे है?
ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सारा खेल फार्मूला का है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। कर यदि समीकरण निकाय इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है तो। अब मैं आपसे कहूं कि सर अद्वितीय हल कब होता है, तो आप कहेंगे सर जब a1 बट्टा a2, अभी ऊपर चर्चा हम लोग कर रहे थे, बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, तो वहीं तो कंडीशन फुलफिल कराना है इस समीकरण को, बस आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए a1 तो 4 है, a2 तो अपना a1 समझ रहे हैं ना, जो समीकरण 1 में x का गुणांक है, a2 जो समीकरण 2 में x का गुणांक है, बराबर नहीं है b1 और बट्टा में b2 यहां पे। अब देखिए अब यहां पे हम लोग इसको कटा दें तो ये अपना 2 से 2 कैंसिल, तो k बराबर नहीं है क्या सर जी 4। देखिए कितना आसानी से बन गया, बस फार्मूला का यूज करना है और आगे गुना भाग करना है, आंसर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप ध्यान से चीजें समझिएगा, क्योंकि इसी सेट पैटर्न पे प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में प्रश्न तैयार किया गया है। देखिए कितना आसानी से आप आंसर निकाल पा रहे हैं। बस एक सेंटर पर जाने से पहले 2 से 3 बार सभी टाइप का जो भी मैं प्रश्न सिखा रहा हूँ, वायरल प्रश्न का एक प्रश्न पत्र है, तो ये पूरा आपको देखकर सीख कर जाना है। 10 नंबर पे प्रश्न है कि कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा जिसका पावर 2 हो। तो देखिए यहाँ पे तो पावर 2 है सर, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना रूट में है, तो अभी चर्चा कर रहे थे कि पूर्ण जब नहीं होगा तब तो होगा ही नहीं कोई भी समीकरण। अच्छा यहाँ पे भी पावर 2 है, मतलब सर जी ax तो है ना, तो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो इसका पावर 3 कर देगा, मतलब ये त्रिघात हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे भी उसी तरह है सेम, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो इसको 4 कर देगा पावर, तो एक ही बचा, तो ऐसे भी यही था, क्योंकि यहाँ पे 2x², इधर x² करेंगे भी तभी इधर आकर घटेगा, फिर भी एक x² बच जाएगा, अपना क्या होगा बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो। कह रहा है मूल व्युत्क्रम है, मतलब मान लीजिए एक अल्फा है तो एक बीटा नहीं है, 1 बटा अल्फा है। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट ना, प्रश्न में यही कह रहा है एक अल्फा है सर तो एक 1 बटा में अपना अल्फा है। अब देखिए अब कितना आसानी से हम बता देंगे, जब ये 2 हमारा मूल मतलब एक बीटा है तो क्या है, एक 1 बटा में बीटा है, तो एक याद कीजिए कि अल्फा इंटू बीटा, अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे शून्यक का गुणनफल क्या होता है सर, c बटा में a होता है। तो एक अल्फा है तो एक बीटा नहीं होकर क्या है हमारा मूल 1 बटा अल्फा है, c तो अपना c है, a तो a है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 बराबर c बटा में a, या सर जी a बराबर c या c बराबर a, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। करे द्विघात समीकरण इतना के मूल का योग बताइए सर। ठीक है, मूल का योग मतलब मूल 2 होंगे, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अब माइनस तो ये रहेगा फार्मूला का, बी तो जो एक्स के पहले है सर 6, ये जो x² का गुणांक है कुछ नहीं है, तो एक माइनस माइनस प्लस 6, तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी 12 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा है, तो x बराबर 6 का आलेख जो है y अक्ष के समानांतर है। ठीक है, कैसे है सर, देखिए जब भी पूछे y बराबर कुछ भी दे दे 5 4 तो कहिएगा x अक्ष के समानांतर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा होता है x, ये होता है अपना y, इतना तो आप समझ रहे हैं। अब x का मान 6, मतलब इस तरह लिख घिस देंगे तो किसके समानांतर है, y के ना समानांतर है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर, तो x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक क्या होता है x0 y0 हो जाता है, y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो 0y, तो देखिए x का मान हो और y 0 हो तो एक ही ऑप्शन है, तो यही हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 15 पे क्या पूछा है आपसे। कह रहा है प्रश्न 15 नंबर कि यदि AP का प्रथम पद A और यहाँ पे सार्व अंतर जो है आपका D है, तो उस AP का nवां पद क्या होगा। A आपसे कह रहा है कि AP का पहला पद A है और सार्व अंतर क्या है D, तो nवां पद का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी, सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो यही सब प्रश्न तो खोज खोज कर 50 आपको सबसे पहले बनाना है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 16 पे प्रश्न है कि समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद बताइए। 30वां पद, तो 30वां पद क्या होगा, A30 मैं आपसे पूछूं तो कहेंगे सर a + 29d, बिल्कुल। 5वां पद a + 4d, ये आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख चुके, चंद घंटों बाद आपका पेपर है, तो इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ के चल रहे हैं। तो A30 बराबर a + 29d, a जो प्रथम पद है सर ये कितना है 10 है। d मैं आपसे पूछूं तो कहेंगे सर 4 - 7 अर्थात कि -3 या 7 - 10, कोई भी 2 पद घटा लेंगे। अब मान बैठाते हैं सर 10
29 तो 29 है और डी अपना -3 है, तो 10 और -87 बराबर सर जी -77, बराबर -77। तो कहाँ पे है? ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए एग्जाम में क्या करेगा, ए डी आप निकालना सीख गए, एक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, आसानी से कोई भी पद पूछेगा, पांचवा पद तो A+4D, 100वां पद A+99D, आसानी से आप बता देंगे। 17 पे प्रश्न है, समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या, मतलब सर n पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें। देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन एपी, इतना। ए कितना है सर? एपी है तो ए तो रहेगा प्रथम पद 7, एन टी एन लास्ट पद दे दिया है 205। अच्छा फिर अब मैं डी पूछूं तो आसानी से आप बता सकते हैं कि 13 में से 7 जाएगा 6, 19 में से 13 जाएगा 6, बिल्कुल। अब ए एन बराबर याद कीजिए, अभी हम लोग ऊपर फॉर्मूला पढ़ रहे थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अब ए एन सर 205 है, ए अपना 7 है, एन तो निकालना है सर जी, डी अपना कितना है? 6 है। अब मैं सीधे बता दे रहा हूं आपको कितना होगा, 205 में से ये 7 है, प्लस में तो इधर माइनस में आएगा, इतना तो कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा मन में, तो 198 हो जाएगा, और ये गुना में है तो इधर भाग में, और n-1, ठीक। अब देखिए इसको कटाएंगे 6 से, तो 6 त्रिका में 18, फिर 6 त्रिका में 18, और ये माइनस है तो प्लस, अर्थात कि यहाँ पे n बराबर 33 + 1 मतलब सर 34, मतलब कि nवा मतलब कि कितना पद है इसमें? 34 पद है। n क्या है? पदों की संख्या तो निकाल रहे थे हम लोग। देखिए कितना आसानी से बन गया, अगर बस आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला बैठा के गुना भाग करने आता है, तो मैथ इसलिए आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट सीख कर जाते हैं तो। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न पे, कर समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा, तो nवां पद क्या होगा सर? तो अभी चर्चा कर रहे थे, nवां पद मतलब an, मतलब सर जी a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये कहां से लाएंगे, मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं अभी ऊपर कितना प्रश्न में आपको समझा दिया, तो ये सर यही न है जो प्रथम पद है, तो लिख देंगे यहाँ पे nवां पद, तो n तो मालूम नहीं, डी सर जी तो निकाल सकते हैं इस तरह, 7 में से 5 जाएगा 2, कोई भी घटाएंगे सर जी 2 दिखाई दे रहा है। चलिए 3 गुना भाग कर देंगे, आंसर ऑटोमेटिक आता है मैथ में। अब देखिए यहाँ पे 2n और 3 में से 2 जाएगा अपना 1 प्लस में, कहाँ पे है सर जी? ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए 18 का सही उत्तर हो गया, ऑटोमेटिक आ गया। देखिए बस कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन कर लेना है। 19 पे प्रश्न है कि बिंदु इतना के मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र आप पढ़े निर्देशांक ज्यामिति में कि x² y² का अंडर रूट। अब x सर तो यही तो x है, यही तो y है, तो अंडर रूट में x मतलब 4, y मतलब सर जी -3 का होल स्क्वायर कर देंगे, अर्थात कि 16 + 9 बराबर अंडर रूट में 25 बराबर में 5, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न, कह रहा है, देखिए बउआ टाइप प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 का मान, तो एक कोई बदलना पड़ेगा अपने को, तो साइन स्क्वायर 65 और इस साइन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर 65। कैसे होगा सर? तो उतना मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इतना समझदार हैं, आप 10th के विद्यार्थी, आप जा रहे हैं चंद घंटों बाद पेपर देने, तो इतना समझ रहे हैं। मैं क्या किया, मैंने क्या किया कि इसको बदल दिया कि साइन 90 माइनस थीटा में, तो 90 में से 25 घटाया मैंने 65 कर दिया, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 65। अब आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने इतना क्यों किया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हेंस द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री इज 1। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, ठीक है। देखिए मिड पॉइंट का फार्मूला, तो क्या पढ़े हैं फार्मूला, पूरा फार्मूला आज आपका रिवीजन हो जा रहा है, एग्जाम में जाकर तूफान मचाकर आइएगा। x1 + x2 बट्टा में 2 और y1 प्लस में y2 बट्टा में 2, ये फार्मूला है मध्य बिंदु का। अब सर x1 तो ये अपना x1 है, ये x2 है, y1 है, ये y2 है, बैठा दीजिए। कितना बउआ टाइप प्रश्न हो गया, मुझे तो बनाना था मैं सीधे यहीं पे आंसर बताता, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। तो x1 अपना 3 और आपका x2 - 5 बट्टे में 2, y1 प्लस में y2 बट्टा में 2। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो -2 बट्टा में 2 और 4 बट्टा में 2, मतलब सर -1 2, -1 2 कहां पे है? ऑप्शन बी पे। बस सारा खेल इस फार्मूला का था जो आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु इतना में भुज, तो देखिए x जो होगा ये भुज है, एक कोटि है, समझ रहे हैं ना, x y निर्देशांक लिखते हैं, x क्या है भुज, y क्या है कोटि, तो भुज पूछ रहा है तो -3,
कोटि पूछता तो 5 हो जाता। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा, कह रहे द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक। तो ये प्रश्न समझ लीजिए, इससे आपका एक प्रश्न बनने जा रहा है। ये होता है आपका प्रथम, ठीक, और ये होता है आपका द्वितीय, और ये होता है आपका तृतीय, और ये होता है आपका चतुर्थ। तो प्रथम का साइन होगा प्लस प्लस, द्वितीय का होता है माइनस प्लस। ये रट जाइए, इससे एक प्रश्न आपका प्रथम पाली में द्वितीय पाली में छप चुका है प्लस माइनस साइन से। अब द्वितीय चतुर्थांश ये मैं पूछूं किस में है, प्लस प्लस, सर जी कहेंगे प्रथम में है। ये किस में है सर, द्वितीय में है। ये किस में है, तृतीय में। और ये किस में है सर जी, चतुर्थ में। तो द्वितीय में कौन है, ऑप्शन बी वाला है। अब कोई प्रश्न आ जाए आपसे गलत होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है आपसे कि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक दिया है तो उसके केंद्रक का नियामक, ठीक है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3। ऑब्जेक्टिव में सारा खेल फॉर्मूला का है। y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3, यही फॉर्मूला कहता है आपका। अब देखिए x1 क्या है सर, तो यही है -3, तो यहां पे मैं रख दे रहा हूं। आपका x2 क्या है सर, तो ये है 5। x3 क्या है, -8 बट्टे में 3 हो गया। अच्छा y1 कितना है सर जी, 0 है। y2 -2 है, और y3 5 है बट्टे में 3। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा आपका 2, और 8 में से 2 जाएगा 6, -6 बट्टे में 3। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, 8 3 11 में से 5 जाएगा तो -6 ही बचेगा। अच्छा 5 में से 2 जाएगा सर जी, तो 3 बट्टे में 3 कटाएंगे, 3 दूनी में 6, और यहाँ पे 1 -2 1, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 24 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान क्या है। तो कोण C 90 है। देखिए इससे कोई मतलब नहीं। अब यहां पे समझिए खेल पूरा। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा यहां पे समझेंगे, A है, B है सर जी, C है। अब अपना C 90 है अकेले, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल, तो तीनों कोण का योगफल कितना है मतलब नहीं, इतना तो हम जानते हैं 180 है। तो ये 90 है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा, A प्लस बी। मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर 90 होगा, बिल्कुल। तो cos A प्लस बी का मतलब किसका मान पूछ रहा है, cos 90 का। कुछ ये समझ में आया, आप तो आप आंसर तुरंत बता देंगे। आप कहेंगे सर जी, अब तो कहेंगे cos 90 0 है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाए, समझ रहे हैं ना मेरे बात को। ये C अकेले 90, तो बाकी दो कोण मिलकर 90 होगा, तो यही घुमाकर cos 90 का मान पूछा था आपसे। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर जी 2πr। बिल्कुल। अब 2 तो अपना 2 है, पाई मतलब 22/7, आर सर तो ये व्यास है, देख रहे हैं ना, डी है 28, आर का मतलब डी बट्टे में 2, मतलब व्यास का आधा, मतलब कि सर 28 बट्टे में 2 मतलब कि 14। तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 14 रख देंगे, 7 से कटा देंगे, 7 दूनी में 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 22 दूनी 44 दूनी 88। तो 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि कितना सेंटीमीटर होगा, 88 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। सारा खेल फार्मूला का है, समझते चलिएगा। करे वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, तो ये वृत्त है, इसकी सबसे लंबी जीवा यही होगा, और इसे क्या बोलते हैं, वृत्त का डायमीटर अर्थात कि व्यास, यही तो है वृत्त का व्यास। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। 28 पे प्रश्न है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है हमेशा। कितना होगा सर, 1 होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 28 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 29 नंबर। ये रहा प्रश्न। अब देखिए ये भी आसान सा प्रश्न है, कर इसका मान बताइए। तो देखिए एक तो आप चेंज करेंगे, tan है, यहाँ पे cot है, तो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। तो आप इतना तो समझदार है कि tan cot का पेयर है और एंगल जोड़ने पे 90 बन रहा है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। 1 1 जोड़ दीजिए, 2 हो गया। देखिए कितना आसानी से बन गया। इसलिए मैं बोला कि इसी टाइप का प्रश्न पत्र सेट आपको तैयार किया गया है प्रथम और द्वितीय पाली में, बस अंक चेंज होगा, आपको ऐसे ही बना कर आना है। ध्यान से सीखते समझते चलिएगा। करें यदि साइन थीटा बराबर a बटा b तो cos थीटा। अब देखिए साइन थीटा मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, प्रश्न शानदार है। बराबर क्या होता है, p/h मतलब लंब बटा में आपका कर्ण होगा,
ए बटा में बी, मतलब पी दे दिया ए और एच दे दिया बी। कॉस थीटा बराबर सर जी बी बाई एच होता है। तो एच कितना है, एच बी है, मतलब नीचे बी रहेगा, समझ रहे हैं, नीचे बी रहेगा, लेकिन बी का मान तो नीचे बी देखिए ऐसे एक ही में है, तो इसको भी आंसर कर सकते हैं। और बी बराबर क्या होता है, बी मतलब आधार बराबर, तो आधार बराबर अंडर रूट आपका कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, बस वही चीजें हैं, आसानी से आंसर निकल गया। आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न 31 पे। करे यदि साइन थीटा बराबर इतना तो कॉट थीटा बराबर, एक तो इसी फॉर्मूला पे बना सकते हैं कि साइन थीटा पी बाई एस, तो कॉट थीटा तो आपका पी बाई बी का उल्टा, मतलब पी बाई बी का उल्टा हो जाएगा, और फिर अपना बी निकालिए और बना दीजिए, जिस तरह ऊपर वाला प्रश्न में बना रहा था वैसे भी आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा आसान भी तरीका है, अगर ट्राइगोनोमेट्री टेबल का मान याद किए होंगे तो मैं आपसे कहूं कि साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे सर जी साइन 30 डिग्री का मान होता है। बिल्कुल, साइन से साइन कैंसिल, थीटा आ गया 30 डिग्री। अब क्या पूछा था, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमने निकाल लिया 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा सर, कहेंगे √3 होगा। कितना होगा, √3 होगा। ऑप्शन बी पे है तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोनों में से किसी तरीका को फॉलो करेंगे आंसर सही आएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहे आपसे कि यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 तब थीटा बराबर, अब देखिए अब यहां पे मैं कहूं आपसे कि tan 2 थीटा बराबर तो 3, कहेंगे सर ये गुना में है तो इधर भाग में आ गया, और एक कट के हो गया आपका कितना, √3 हो गया। ठीक, tan 2 थीटा बराबर सर, तो ये √3 tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो अभी चर्चा कर रहे थे cot 30 होता है, तो tan में कितना होगा, 60 हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान होगा। tan से tan कैंसिल, 2 थीटा बराबर 60 या थीटा बराबर सर जी 30, इधर कट जाएगा, मतलब गुना में है तो भाग में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर समझते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 33 पे क्या पूछा है। करे सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर सर जी कहेंगे कोसेक थीटा, कहां पे है, ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी 33 का सही उत्तर है। आगे बढ़े, सारा फॉर्मूला पूछ रहा है। 34 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा डिग्री का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360, कहां पे है, ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 35 नंबर। करे दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है और उसकी परिधि, देखिए दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, उसकी परिधि या त्रिज्या का अनुपात पीछे, सीधे इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो 3:2 हो जाएगा। उल्टा अगर परिधि का अनुपात दिया रहता या त्रिज्या का और पूछता क्षेत्रफल, तो सीधे उसका वर्ग करते। ठीक, तो ये समझ के रखिएगा। इस पे भी एक प्रश्न छप गया है आपके प्रथम और द्वितीय दोनों पाली में। 36 नंबर प्रश्न देखकर जल्दी से उत्तर देंगे। कह रहा है आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का देखिए संपूर्ण पूछ रहा है तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए सही उत्तर समझ के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है बेलन से, देखिए सारा ये फार्मूला पे बेस्ट प्रश्न है, बेलन से प्रश्न है। कह रहे किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो उस बेलन का आयतन, अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो सर जी पाई है अपना 22/7, आर मतलब त्रिज्या मानवा रख देंगे 2 बारी, और ऊंचाई मतलब सर जी 14, एक कटा देंगे 2 मर्त में, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी में आपका 88, 88 दूनी में 196, अर्थात कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं यहाँ फिर से देख लूँ, देखिए बाई यहाँ पे 7 दूनी में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, 176 ना होगा, समझ रहे हैं ना, मैं गुना कर दें, देखिए 22 से रह गया, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, तो 176 ना होगा। अच्छा से गुना भाग कीजिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच का इसमें यूज होगा। 38 पे प्रश्न है, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब डायमीटर, ये ध्यान रखना है, त्रिज्या नहीं है डायमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा आपसे पूछ रहा है। तो गोला के आयतन ये भी फॉर्मूला पे है सर, 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 तो 4/3 है, पाई 22/7 है, और आर क्यू, तो आर कितना होगा, ये 14 का आधा होगा सर जी, मतलब 7 होगा त्रिज्या, तो 7 3 बारी 1 2 3, एक 7 से एक 7 कैंसिल, नीचे 3 से कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पे 49 और नीचे 3। अब देख रहे हैं ना, ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ें, अगला प्रश्न, बस 4/3 पाई आर क्यू छोटा सा फॉर्मूला था, 1 नंबर आपको ये फॉर्मूला दे दिया। चलिए 39 पे प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई मतलब r 5 है और h 12 है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। अब पाई में देखिए सभी ऑप्शन है, तो पाई हम लोग रहने देते हैं। आर सर जी 5 है तो 5। अब एल कैसे निकालेंगे, तो एल बराबर क्या होता है आपका, एल बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। चलिए निकाल लेते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और इसका 144, अंडर रूट में 1 6 9 बराबर 13, तो यहाँ पे हमने रख दिया कितना 13, तो 13 पचे में 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सारा खेल देखिए फॉर्मूला का है क्षेत्रमिति में, समझते चलिएगा। इसलिए मैं बोला कि सभी प्रश्न को सेंटर पर जाने से पहले 2 बारी 3 बारी अभ्यास कर लीजिएगा, बस इसी पैटर्न पे प्रश्न तैयार किया गया, अंक चेंज हो सकता है। कह रहा है यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। अब 6 6 है, एक क्या है सर जी 5 मतलब भुजा का स्क्वायर, तो ये 25 में 6 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो 25 छक में 150, ऑप्शन ए सही उत्तर। बस सारा खेल फार्मूला का है, 6a स्क्वायर रट जाएंगे संपूर्ण, आगे तो गुना भाग कर रहे हैं हम लोग। कह रहे प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, तो 20 प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर, n मतलब नंबर है कितना 20 है, मतलब सर जी 400 है, मतलब ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहे आपसे कि इसमें बहुलक क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान देंगे। बहुलक पूछा है, तो बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, मतलब जो सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक होगा। अब देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, तो सबसे अधिक बार देखिए 3 आया है, दिखाई दे रहा है आपको, तो यही बहुलक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का। ठीक है, बहुलक आपसे देखिए 3 यहां पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं, इससे जो है माध्य माध्यक बहुलक से ऑब्जेक्टिव में 3 टाइप का प्रश्न है। एक बहुलक पूछेगा तो जिसकी बारंबारता अधिक हो, मतलब सबसे अधिक बार आया हो। एक पूछेगा माध्य मतलब औसत पूछ रहा है, मतलब जितना रहता है इसको जोड़ के जितना अंक है उसे भाग देंगे। एक पूछता है आपका माध्यिका, तो जितना रहेगा उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा के जो बीच में आएगा वो माध्यिका हो जाता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको सीख कर जाना है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न। कह रहे ए और बी का समांतर माध्य, तो ए और बी का समांतर माध्य यही होता है फार्मूला a + b बटा में 2, ठीक यही हो गया, तो फार्मूला है, तो बस आपको याद करना है। कह रहे आपसे कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक दिया है तो माध्यिका क्या होगा, तो ये भी सांख्यिकी में एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं सर, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक, वही माध्यक या माध्यिका जो कहिए, और -2 माध्य, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। अब बहुलक कितना दिया है, तो बहुलक देखिए 16 है, तो 16 बराबर 3 और माध्यक अर्थात कि माध्यिका नहीं दिया है तो x मान लेते हैं, और 2 और माध्य दिया है 28, तो 28। अब देखिए 16 बराबर 3x माइनस में अपना 56, या सर जी 3x बराबर 16 + 56, या x बराबर, तो इसको जोड़ेंगे तो अपना 72 बट्टे में, यहाँ पे गुना में है तो भाग में आ गया 3, अर्थात कि सर जी 24 तिहाई 72, 24, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रश्न में क्या था, सारा खेल इस फार्मूला का था, बस आगे तो मान दिया था, गुना भाग कर दिया, आंसर आ गया। चलिए आ गया माध्यिका, जो अभी कॉन्सेप्ट में सिखा रहा था उसका भी रिवीजन हो जाएगा। माध्यिका, तो जब भी माध्यिका अर्थात कि मीडियन पूछे तो इसको पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। पहले देखिए अगर सजाया होगा ठीक है, नहीं सजाया होगा तो सजाना पड़ेगा, मतलब घटते या बढ़ते क्रम में, असेंडिंग या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए सजाते हैं। सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है, 3 तो इसमें है नहीं, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 है, और जो बीच में आ जाए 3 इधर से गायब, 3 इधर से गायब, बीच में क्या आ गया सर जी 5, ऑप्शन बी। मान लीजिए बीच में 2 अंक आता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते तो आंसर हो जाता, तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर हो गया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ध्यान देंगे ये पूछ रहा है नहीं हो सकती है, तो इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले अपने को सीखना होगा कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है किसी भी घटना का प्रायिकता, और उसी तरह 1 से जो होगा छोटा या
बराबर होगा। तो देखिए जब 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है तो यहाँ पे देखिए कौन नहीं होगा, यही नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा प्रायिकता हो सकता है, नहीं हो सकता है सर, 0 से लेकर 1 ही तक होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न, निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना है, घटित होगा ही, तो प्रायिकता 1 है, और निश्चित घटना की प्रायिकता तब 0। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से चीजें सीखते और समझते चलिएगा। अब 48 नंबर प्रश्न देखिए, कितना शानदार सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। करे कि एक ठोस गोला जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक ठोस बेलन बना दिया गया, ठीक है। तो इसकी भी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई, अब देखिए गोला है उसको पिघलाया गया, ठीक है, सभी चीज बदल जाएगा क्योंकि आकृति बदल गया बेलन, लेकिन आयतन बदलेगा नहीं बदलेगा। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा क्या बना दिए सर, बेलन बना दिए, तो इसका आयतन बराबर रहेगा, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। सारा खेल फॉर्मूला का है। अब जो कटने वाला है वो कटाते हैं, यहीं पे मैं कटा दे रहा हूं, तो पाई से पाई मैं कटा दे रहा हूं। अच्छा आर स्क्वायर से आर क्यू कट गया, एक आर बचा, क्यों मैंने कटा दिया, आर में नहीं कटा सकता, मैंने देखा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो दोनों बराबर ही मान है, तो कटिए जाएगा। इधर क्या बच गया सर, 4/3, बस इतना ही बचा, देखिए इधर, और आर बचा, तो आर में रख दे रहा हूं, मान 9 है, और इधर एच बच गया, देखिए ऑटोमेटिक आंसर आ गया 3, और एच बराबर 4 में 12 सेंटीमीटर। देख कितना आसानी से आ गया आंसर, वो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण सर जी 45 होगा, क्योंकि ये जो है ऊंचाई और लंबाई कब बराबर होगा, जब tan 45 हो जाए, क्योंकि tan 45 ही तो 1 होता है ना, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए, 50 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का मौसो, तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसो उनके गुणनफल के बराबर होगा, मतलब ए गुने में बी हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लॉसो पूछता तब ना मौसो पूछ रहा है, ये ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं चीजें आपको फिर से दिखा दूं, मौसो पूछ रहा है, तो मौसो क्या होगा, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो मौसो आपका हो जाएगा 1, अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसो 2 होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ध्यान से समझेंगे, देखिए जब भी पूछे दो अभाज्य संख्याओं का लॉसो यहीं पे पूछता, मतलब एलसीएम, तब कहते गुणनफल के बराबर होगा, तो 1 हो जाएगा। देखिए एग्जाम में 100 में से 50 ही बनाकर आना है। मैं शुरू में ही बताया कि मैथ का वायरल सेट है, तो इसी सेट पैटर्न पे एग्जाम में प्रश्न आएगा। बस आपका प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में 100 प्रश्न का जो सेट है मैं पूरा करा दे रहा हूं, तो ये पूरा अपना देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। इसी को सेंटर पर जाने से बार बार उससे पहले रिवीजन कर लीजिएगा। आपका 50 टाइप का प्रश्न इसमें से डायरेक्ट प्रथम पाली में, और 50 टाइप का सीधे सीधे प्रश्न आ जाएगा द्वितीय पाली में, आपको बनाकर आ जाना। अंक चेंज रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, आप बनाना यहाँ पे सीख रहे हैं, तो ध्यान से पेन कॉपी लेकर सीखिएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भाज्य ए तथा भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, देखिए सीधे सीधे मतलब कि क्या पूछ रहा है आपसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूछ रहा है, तो आर के लिए कौन सा संबंध सही है, तो आर जो है 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ये शेषफल परिमेय से प्रश्न था, रिमाइंडर थ्योरम से। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, कह रहे मूल की प्रकृति बताइए सर। तो मूल की प्रकृति हम कैसे बताते हैं, डिस्क्रिमिनांट निकालना पड़ेगा, मतलब विविक्तर विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तभी तो मूल की प्रकृति बताएंगे। अब बी कितना है सर, -6 है, तो -6 का स्क्वायर, -4a 2 है, c 7 है, तो 6 का हो गया आपका 36, और 4 दूनी में 8, और 8 सत्ते में 56, अर्थात कि -20। तो जैसे ही डी का मान माइनस आ जाए, मतलब डी का मान जो है 0 से छोटा हो जाए, वहीं हम कहते हैं क्या है, वास्तविक, मतलब कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो मूल क्या है, अवास्तविक है। यही डी का मान 0 से बड़ा आता तो कहते हैं वास्तविक और असमान है, डी का मान 0 के बराबर आए तो कहते हैं वास्तविक और बराबर है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। डी पे सारा निर्भर करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मान निकाल कर और आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है 53 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा, तो 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90/3, अर्थात की सर जी 30। तो आपसे कुल मिलाकर क्या पूछ रहा है सर, तो अपने से cos 30 का मान पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कितना होता है, √3/2 होगा। कितना होगा सर, √3/2 होगा, तो ऑप्शन सी 53 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं 54 नंबर। ये शानदार सा प्रश्न है 54 नंबर, ध्यान से सीखिएगा समझिएगा।
कह रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। 0 कॉस में कितना डिग्री का मान होता है सर, कहेंगे कॉस 0 डिग्री का मान होता है। बिल्कुल कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक। मैं आपसे कहूं कि अल्फा बराबर सर, तो कहेंगे अच्छा यहां पे देखिए कॉस 90 डिग्री का ना मान होता है, हाँ कॉस 90 डिग्री का मान होगा 0, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब अल्फा बराबर सर तो 90 माइनस में बीटा, ये क्लियर हो गया। यहां पे आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो cos में 0 कितना का मान था 90, तो cos से cos कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, तो अल्फा बराबर सर 90 माइनस बीटा, प्लस इधर आकर माइनस में हो गया, इतना तो आप समझ रहे हैं। अब यहां पे मान रखते हैं, तो साइन अल्फा के जगह पर कितना रखेंगे 90 माइनस बीटा, और ये वाला बीटा तो रहेगा, रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा। अब इतना बराबर साइन 90 माइनस 2 बीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस और थीटा के जगह पर कितना है 2 बीटा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर समझ रहे हैं आप, देखिए आसानी से बन गया, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि समीकरण इतना के हल कीजिए, मतलब इसका एक्स वाई का मान निकालिए। तो किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे विलोपन विधि का यूज कर दे रहा हूँ। एक्स प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 है, और उतना लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये चूंकि हम लोग आपका बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो अब इसको जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। या 2x बराबर 18, या x बराबर सर जी 18 बटा में 2 मतलब 9, तो एक ही में है 9, देख रहे हैं यही होगा ऑप्शन बी। y भी आप निकाल सकते हैं, x 9 हो गया जब आपका, तो y कितना होगा 9 इधर जाके घट जाएगा 5 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि समरूप त्रिभुज है दो, तब। अब देखिए ऐसा प्रश्न एक आ गया है, समझिए प्रथम और द्वितीय पाली में। अब यहां पे सीख लेंगे, जीवन में कभी गलत नहीं होगा। दो त्रिभुज है आपका ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है आपका डी ई एफ है, ठीक है। अब देखिए ए बी और बटा में डी ई, ए बी बटा में डी ई, तो जो कहे उसको साइन में इस तरह टिक कर लीजिएगा, जो भुजा कहे यहां पे। फिर दूसरा कह रहा है बी सी बटा में एफ डी, तो बटा में एफ डी, ठीक। अब देखिए जो भी हम लोग टिक किए हैं, इसके बीच में कौन एंगल है, तो कोण बी है, इसके बीच में कौन एंगल है, कोण डी है, तो यही एंगल बराबर होगा, क्योंकि एस से एस नियम से आपको एक एंगल बराबर होगा तभी ना समरूप होगा। तो यही चीजें आपको समझ के रखना है। क्लियर समझ गए मेरे बात को, बस आसानी से देखिए कितना आसान तरीका मैंने बता दिया, इसी तरह आपको एग्जाम में बनाकर आ जाना है ऐसा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे 57 पे ये रहा प्रश्न कि त्रिभुज है ए बी सी, यहां पे समझेंगे सर ए बी सी, करे डीई समानांतर है बी सी। चलिए डीई समानांतर हमने बी सी किया, ए डी 2.4 हो गया, ए 3.2 हो गया, फिर आपका ई सी 4.8 हो गया, तो ए बी मतलब ए बड़ा वाला पूछ रहा है, तो पहले डी बी निकालते हैं। तो ये जब कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या पढ़े हैं, ए डी बटा में डी बी बराबर होगा ए बटा में ई सी, बिल्कुल। अब चलिए मान बैठाते हैं, तो ए डी 2.4 है, डी बी कुछ नहीं है तो x है, मान लेते हैं। अच्छा ए कितना है सर 3.2, ई सी कितना है 4.8। अब x बराबर सर तो 2.4 और गुने में 4.8 और बट्टे में 3.2, कटाते हैं 16, यहाँ पे दूनी में 32। अच्छा फिर यहाँ पे कटाएंगे तो आपका 16 तिया में 48 और 2 से ये कटाएंगे तो 12, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 12 तिया में 36 मतलब 3.6। अर्थात कि हमने क्या बताया, डीबी हमारा निकाल दिया 3.6, लेकिन हमसे डीबी पूछा है नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है देखिए प्रश्न में ए बी। तो ए बी का मतलब सर, तो ए बी का मतलब यही होगा ए डी और प्लस में डी बी, ठीक है। ए बी का मतलब ए डी प्लस में डी बी, मतलब जोड़ना होगा। तो ए डी 2.4 है यहां पे देखिए, और डी बी 3.6 है, जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। कहां पे है, ऑप्शन बी पे है। तो इस तरह आसानी से ऐसा प्रश्न आएगा, अंक चेंज करेगा, आपको आसानी से बना लेना। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता पी निम्नलिखित में से कौन सही है। तो अभी मैं ऊपर बता रहा था 0 से बड़ा या बराबर होगा पी, लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 59 पे प्रश्न है
देखिए इसको भी दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन मैं ट्राइगोनोमेट्री टेबल का यूज करके बना देना ताकि चीजें मान आपको याद रहे तो एग्जाम में काम भी करेगा। साइन 60 का मैं आपसे मान पूछूं, कहेंगे √3/2। कॉस 30 का उतना ही होता है √3/2। कॉस 60 का मैं पूछूं तो 1/2। साइन 30 का भी उतना ही होगा। अब देखिए 2 और ऊपर 2 दूनी 4 और ऊपर गुना करेंगे तो रूट से रूट गायब 3, 1 और बट्टे में 4, 4 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। एक कट के कितना हो गया सर जी? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का। 60 नंबर प्रश्न है कि बिंदु इतना की एक्स अक्ष से दूरी बताइए। तो एक्स अक्ष से दूरी उसका वाई निर्देशांक होता है, तो मतलब वाई का मान, कोटि का मान पूछ दिया 6 होगा। वाई अक्ष से दूरी पूछा, समझिए भुज पूछ रहा है तो 5 हो जाता। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 61 पे प्रश्न है संख्या इतना है, तो ये जो है आपका परिमेय संख्या है। जैसे ही दशमलव प्रसार शांत हो गया, देख रहे हैं ना, कट के रुक गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार किसका होता है? परिमेय संख्या का होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? सर ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो शांत कब होता है? जब आप जानते हैं हर का मतलब निकालते हैं HCF, और अगर 2 का पावर m गुने 5 मतलब 2 और 5 सिर्फ आएगा तो शांत होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। देखिए 105 है तो 5 1 6, इसमें से 3 आएगा ही आएगा। 21 है तो 7 तिरका में 21, 7 3 आएगा। 88 है तो 11 आने जा रहा है। 160 है तो आएगा, नहीं आएगा, इसमें सिर्फ 2 5 आएगा। मतलब 160 का ऐसे आप निकाल कर चेक करेंगे तो इसी का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि संख्याएं इतना का मौसक, तो मौसक क्या होता है? वह अधिकतम संख्या जो दोनों को काट दे। देखिए 12 है जो दोनों को काट देगा, ठीक है, और 24 से कटेगा, दोनों नहीं कटेगा, 60 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऐसे भी आसानी से आप बता सकते हैं जिस जो सबसे अधिकतम हो जो दोनों को काट दे। या दूसरा तरीका है वही कि 144 का ऐसे निकालिए और 372 का, और बता दीजिए जैसे 144 का निकालिएगा और 372 और जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो 144 का निकालते हैं हम लोग तो 2 का पावर 4 आ जाता है और 3 का पावर 2। 372 का निकालते हैं तो 2 का पावर 2 गुने 3, तो जो हाईएस्ट कॉमन हो तो 2 के पावर 2 गुने 3 मतलब 2 दूनी 4 3 बार। किसी भी मेथड से बनाएंगे आंसर तो वही रहेगा। 64 पे ये रहा प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 64 नंबर प्रश्न कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना के शून्यक हैं तो इतना, ये फॉर्मूला है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा मान तीनों शून्य को गुना करके और जोड़ने पर क्या होगा? तो ये होता है आपका C/A। ये फॉर्मूला है त्रिघात बहुपद का, तो ये रट जाएंगे C/A। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 65 नंबर कह रहा है कि इसके एक शून्यक 3 है तो k का मान। देखिए शून्यक वही मान होता है जो जिस चर में बहुपद, जैसे x² में है, x में है, तो उस x का वह मान है जो x हटा कर रखे तो पूरे बहुपद का मान 0 कर दे, तभी तो इसका नाम है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे 2 और शून्यक मतलब x का मान कितना है? 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0, या 2 और 3 3 का 9 और 9 दूनी में 18 और 3 में 21 में यहीं पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूं ताकि ज्यादा गुना भाग नहीं करना पड़े। के बराबर -21 कहां पे है? ऑप्शन बी पे। अच्छा एग्जाम में आपको गुना भाग करना होगा ना, तो जो ये तो OMR सीट पे आपको कलर करना है ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो आपका सब्जेक्टिव के लिए उत्तर पुस्तिका मिला रहेगा उसके सबसे लास्ट वाला जो पेज होगा उस पर रफ लिख कर और ये सारा कैलकुलेशन कीजिएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का। मान लीजिए कि पीछे वाला में मैंने जैसे पीछे वाले पेज में मैंने रफ किया, मैथ है, ज्यादा गुना भाग हमने कर लिया, फिर एक और पेज चाहिए तो फिर उसके पीछे वाला, इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे, नहीं कि एक ही पेज में करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्य के त्रिघात बहुपद से, देखिए लगातार इस साल प्रश्न सेट किया गया है, अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? ये आपसे कह रहा है। तो अल्फा बीटा इंटू गामा त्रिघात बहुपद के शून्य का गुणनफल होता है -d/a। सारा खेल फार्मूला का है, माइनस फार्मूला का d, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है a जो x³ का गुणांक है मतलब 4 -7/4। ऑप्शन ए पे मिल गया, तो ऑप्शन ए सही उत्तर समझ के जाएंगे। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इस समीकरण के कितने हल हैं? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हल की संख्या बताने के लिए अपने को क्या करना होता है? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान बताना होता है। तो मैं आपसे कहूं कि a1/a2 बताइए सर, तो कहेंगे 2/6 मतलब 1/3।
3। मैं कहूं कि b1 बट्टा b2 बताइए सर जी, तो b1 बट्टा b2 3 बट्टे में 5। तो हमने क्या देखा कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय, क्योंकि आलेख रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी, तो हल की संख्या क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 68 पे ए रहा प्रश्न, करें यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं तो उनकी आलेख रेखा है। तो जब असंगत होगा तो समानांतर होंगे, समानांतर होगी तभी तो कोई हल नहीं। अच्छा, संगत होगा तो नहीं तो प्रतिच्छेदी होगी, नहीं तो संपाती होगी। तो याद रखिएगा, असंगत होगा तो क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। करें इसका हल बताइए, मतलब समीकरण हल करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे आसान होता है विलोपन। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से गुना कर दूंगा। तो मैं 2 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 0। और यहां पे दूसरा समीकरण ये है ही। अब मैंने क्यों किया, ताकि आसानी से इसको हम लोग जोड़ सके। तो जोड़ने पे कैंसिल, माइनस प्लस है। इसको सर जी 5x बराबर 20 या x बराबर सर 4, 5 चौका में 20, x बराबर 4 हो गया। अब x बराबर 4 और y बराबर 2, आप चेक कर सकते हैं। x का मान आप रखेंगे 4, तो ये माइनस 2y है तो प्लस 2y, और आकर इधर कटा देगा 2। तो ऑप्शन ये सही उत्तर था। आसानी से बउआ टाइप प्रश्न है। 70 पे देखिए, कह कि यदि 65 और 117 का मौसा इतना है तो m का मान। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि HCF बताइए सर, 65 का और 117 का। तो आप कहेंगे सर जी 65 और 117 जो है ना, ये दोनों 13 से कट रहा है। 13 5 में 65 और 13 के पहाड़ा में 117 आता है, बिल्कुल। तो HCF 13 हो गया। अब कह रहा है इसका HCF जो है इसी रूप का है। तो इतना बराबर कितना है, HCF अर्थात कि 13, अर्थात कि सर 65m बराबर 13 और माइनस है तो प्लस में 117, या m बराबर सर तो 13 और अपना में 117 अगर हम लोग जोड़ दें तो ये हो जाएगा अपना 130 हो जाएगा, और बट्टा में 65 मतलब 2। तो m का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आसानी से बन गया। बस इसीलिए मैं कहता हूं मैथ में सारा खेल फार्मूला का है। 71 पे प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो a का मान बताइए। फिर वहीं चला गया ऊपर वाला प्रश्न। एक मूल 2 है मतलब x का मान दे दिया, 2 और x हटाकर 2 रख देंगे। a अपना a है और 2 और प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी में 8 और प्लस में 2a और प्लस में 6 बराबर 0, या a बराबर सर तो 8 6 14, इधर आकर माइनस में और एक गुना में है तो भाग में, मतलब सर जी -7। ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 71 का। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न। देखिए शानदार सा प्रश्न है 72 नंबर। ये आपसे 2 अंकीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है 72 पे प्रश्न कि समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर है। मतलब वास्तविक और बराबर कब होंगे, मतलब d बराबर 0 कह दिया प्रश्न में, अर्थात कि b² माइनस 4ac बराबर 0 कह दिया। ठीक, अब कह रहा है सर कि k का मान। तो चलिए कुछ मान मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं कहूं कि a का मान बताइए तो कहेंगे सर इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, b का मान मैं कहूं तो x का जो गुणांक है अर्थात कि 2 × k प्लस 2 है, ये भी सही है आपका। c का मैं कहूं तो कहेंगे सर जी 9k है, बिल्कुल ठीक है। अब मान बैठाइए इस पे b² माइनस 4ac पे, तो मान बैठाएंगे हम लोग तो b हमारा कितना है सर जी 2 × k प्लस 2 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, -4 a 1 है और c 9k है बराबर 0 हो गया। अब चलिए इसका होल स्क्वायर निकालते हैं, तो 2 का निकालेंगे सर जी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 4 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अच्छा, k + 2 का होल स्क्वायर निकालें तो k² + 4k मतलब a + b का होल स्क्वायर में बैठा रहा हूं 4, और माइनस 9 चौका में 36k बराबर 0। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब यहां पे देखिए गुना कर देंगे तो 4k² + 16k और प्लस में 16 माइनस 36k बराबर 0। अब इधर मैं लिख दे रहा हूं तो 4k² और -36 में से 16 के घटाएंगे तो -20k हो जाएगा, बिल्कुल -20k बचेगा, और प्लस 16 बराबर 0। 4 कॉमन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो k² - 5k + 4 बराबर 0। अब a आया, इस तरह हमारा द्विघात बहुपद। अब इसको हम लोग तोड़ के गुणनखंड विधि से आंसर अपना बता देते हैं k का मान। तो
के स्क्वायर उसी तरह रहने देते हैं, 5 के को तोड़ेंगे तो 4k माइनस के, तो 5k हो गया अपना, प्लस में 4 बराबर 0, या सर जी k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो k प्लस 4 बराबर 0, ध्यान से देखिएगा, या k माइनस 1 और k माइनस 4, अर्थात कि k बराबर इधर जाएगा तो माइनस 1 है तो प्लस 1 और माइनस 4 है तो प्लस 4, समझ रहे हैं ना, जैसे हम लोग द्विघात माने बहुपद सॉल्व करते हैं वैसे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए यहाँ पे k का मान क्या आ गया, 1 या 4 आ गया, समझ गए। देखिए यहाँ पे कहा था कि मूल वास्तविक और बराबर है, तो हमने d बराबर 0 कह दिया था प्रश्न में, अर्थात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो ए बी सी का हमने मान निकाली और बस आगे तो हम सिर्फ गुना भाग किए हैं। बार बार इस प्रश्न को जरूर सीख कर जाइएगा, ये 2 अंक में भी प्रश्न आएगा। 73 पे प्रश्न है कि समीकरण इतना के मूल कौन होंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 1 और ये प्लस 1 है तो मैं इधर भेज दे रहा हूं -1, अर्थात कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 बराबर 0, या x बराबर सर 0 और x बराबर -2 है तो प्लस 2। देखिए तो x का मान आ गया 0 2, तो 0 2 आ गया, ऑप्शन डी सही उत्तर है। और जो x का मान है वही तो मूल है आपका, तो ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, 74 नंबर प्रश्न सीखते हैं। कह रहा है आपसे कि इतना को पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है मतलब इसका पूरा स्क्वायर कर पाए, तो ऐसे इसको लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे पूर्ण वर्ग के लिए, तो हमारा a मिल गया 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे p, तो ये हो जाएगा p बटा में 2 आधा करके तब ना स्क्वायर करेंगे फिर तो इतना आएगा, और इसका होल स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए q का मान कितना हो गया, p का स्क्वायर p और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए द्विघात बहुपद में आप पढ़े होंगे पूर्ण वर्ग से, मतलब कि देखिए द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से आंसर निकालते हैं, एक द्विघात सूत्र से, एक पूर्ण वर्ग विधि से, उसी से प्रश्न था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 75 पे प्रश्न है कि सार्व अंतर बताइए, मतलब सर कॉमन डिफरेंस, विविक्तर बताइए, सॉरी यहाँ पे सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर बताइए, कॉमन डिफरेंस सी डी। तो कोई भी देखिए सार्व अंतर क्या होता है डी, तो कोई भी पद a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 कोई भी घटा लेते हैं, तो कोई भी घटाएंगे सर 0.3 होगा, कोई भी घटा लीजिए 0.3 आएगा, तो कोई घटाकर बता दीजिए, आंसर आपका ऑप्शन बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है तो x का मान, एपी में कह रहा है मतलब आप समझ रहे हैं ना, एपी में कहना चाहता है अर्थात कि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर है, अर्थात कि सर जी a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, बस अब मान बैठाएंगे। a2 कितना है 5x प्लस 1 और माइनस a1 2x माइनस 3, a3 कितना है 6x प्लस 3 और यहाँ पे 5x माइनस 1, सीधे मैंने मान बैठा दिया। या 5x में से 2x घटाएंगे सर जी 3x माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे घटाएंगे तो x और प्लस में अपना 2। अब देखिए 3x में से x इधर आकर घट जाएगा तो 2x और माइनस 2 इधर जाकर हो जाएगा प्लस 2, तो x बराबर सर जी 4/2 मतलब 2। कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे है 2, तो यही सही उत्तर हो जाएगा 2 आपका 70 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़े, बस इसमें यही था कि कॉन्सेप्ट कह दिया कि एपी में है मतलब सार्व अंतर बराबर कर दीजिए, आंसर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 77 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहे आपसे कि इसका 8वां पद, तो अभी मैं बता रहा था a8 का मतलब सर a प्लस 7d, a कितना है 117, 7 तो अपना 7 है, d कितना है, तो कोई भी 2 पद ऐसे घटाएंगे d का मान आ जाएगा, तो कोई भी 2 पद घटाएंगे तो सर जी मुझे तो दिखाई दे रहा है 13 आ रहा है, कितना आ रहा है -13 आ रहा है, बिल्कुल देख रहे हैं ना -13 आ रहा है, आज क्योंकि 13 का ही ये पूरा टेबल दिया है तो -13 आ गया। तो 117 और -13 सत्य में 91, घटा लेंगे सर जी 26, 8वां पद कितना होगा 26 होगा, कितना आसानी से देखिए निकल गया। आगे बढ़े, बस मैथ में इसीलिए मैं शुरू में ही बोल दिया कि मैथ में क्या है, आगे आपको सिर्फ गुना भाग करना है, सारा फार्मूला का खेल है, आसानी से आंसर ऑटोमेटिक आते जाएगा। बस इसमें अब देखिए आप सीख लिए 8वां पद, अब कोई भी पद पूछे आप आसानी से इस पे बता सकते हैं, तो इसीलिए किसी भी पाली में एग्जाम है आपको बस सीख कर जाना है प्रश्न। यदि किसी समांतर श्रेणी n का nवां पद इतना है तो इसके प्रथम 3 पद का योग, तो nवां पद 2n प्लस 1 है, ठीक है, nवां पद, अर्थात कि an कितना है सर
2n प्लस 1 है। मैं कहूँ पहला पद बताइए तो कहेंगे सर n के जगह यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। a2 तो n के जगह पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 1 5 हो गया। a3 तो इसी पर 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 1 7 हो गया। अब 3 पद का योग तो तीनों जोड़ देंगे सर जी, तो पहला पद 3, दूसरा पद आपका 5 और तीसरा पद 7, मतलब सर जी 15। बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया कि नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 79 कह रहा है आपसे कि यदि ए दिया है बी और इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक इतना है तो ए का मान। देखिए मध्य बिंदु का नियामक 4 कैसे लिखा है, यहां पे देखेंगे तो ये y1 प्लस y2 बट्टा में 2 किया है तो 5 3 8 बट्टा में 2 4 हो गया। तो ये x की कैसे लिखा a बट्टा 2, तो ये कहा x1 और प्लस में x2 बट्टा में 2 किया तभी तो मान आया। बिल्कुल 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आंसर दिख गया -8। बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे आपसे कि यदि ए बी सी इतना है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो इसके केंद्रक का नियामक क्या होगा। ठीक है, सेंट्रोइड का आपको पूछ रहा है, मतलब कि इसका नियामक। तो देखिए केंद्रक का नियामक क्या होता है, अभी ऊपर भी ऐसा प्रश्न आया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। ये फार्मूला रट जाइए, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, यही फार्मूला होता है केंद्र के निर्देशांक का। अब x1 सर जी -1 है, x2 सर तो अपना 5 है, x3 -4 है, बट्टा में 3 तो रहेगा। अच्छा y1 कितना है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तो 4 है। y2 कितना है सर जी 2 है। y3 कितना है -15 है, और बट्टा में 3 तो रहेगा। अब यहां पे देखिए 4 और 1 5 और 5 0 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0। यहां पे देखते हैं 4 तो 6 हो गया अपना, और 15 में से 6 आ जाएगा तो 9, -9 में 3 से भाग देंगे तो -3, 0 और -3। देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है, बस आगे गुना भाग करना है, सारा खेल फार्मूला का है। तो 80 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। 81 वाला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि x अक्ष, ये ध्यान देंगे, x अक्ष पे बिंदु है, मतलब y लेकर निकालना पड़ेगा। y कितना है 0 है, ये क्लियर हो गया। a और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटते हैं, तो मान ले रहे हैं k अनुपात 1 में बांटता है, तो y लेकर चलेंगे क्योंकि x अक्ष पर बिंदु है तो y 0 होगा। तो y का नियामक क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। ये पढ़े होंगे जब मतलब कि अनुपात में बांटता है तो। अब देखिए यहां पे ध्यान से चीजें सीखिएगा। अब m1 सर k है, हमने मान लिया k अनुपात 1 में बांट रहा है, और अपना y2 तो 6 है यहाँ पे देख रहे हैं, और m2 तो 1 है। अच्छा, और y1 कितना है -3 है, और नीचे k प्लस 1 बराबर कितना होगा 0। कहां से 0 है, क्योंकि x अक्ष पर बिंदु है तो y का मान 0 होगा। बिल्कुल, अब 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0, तो नीचे वाला 0 हो गया, ऊपर क्या बचा 6k और -3, यही ना बचा, बराबर 0। या k बराबर सर जी 3 बट्टा में 6, मतलब 1 बट्टा में 2, अर्थात कि 1 अनुपात 2 कहां पे है, ऑप्शन सी पे। तो कितना आसानी से निकल गया। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 82 पे क्या पूछा है। ऐसा प्रश्न अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ऊपर कि एक त्रिभुज है, फिर से मैं समझा दे रहा हूं, ए बी सी, इसमें BC के समानांतर PQ खींच दिया, ठीक, APX दे दिया, PB यहाँ पे 4 दे दिया, AQ 14 दिया, QC 7 दिया, तो x का मान, तो x का मान क्या होगा, अभी लिख रहे थे हम लोग x बट्टा में 4 बराबर 14 बट्टा में 7। याद है अभी फार्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, 7 से कट जाएगा 2x बराबर सर जी 4 दूनी में 8। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 83 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:49 है, तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, तो संगत माध्यिका 5:7 हो जाएगा। जब भी समरूप त्रिभुज का मतलब कि क्षेत्रफल दिया रहे और संगत माध्यिका का अनुपात पूछे तो सीधे इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो 5:7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में A 4 है, B 5 है, C 3 है, तो कोण B, तो कोण B बउआ टाइप है सर, 90 होगा, बिल्कुल 90 होगा, क्योंकि एक देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है, तो 25 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 मतलब 9 का स्क्वायर, तो 16 9 25 हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो गया, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा ही। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितने स्पर्श, देखिए एक बिंदु पर एक ही खींच सकते हैं, ये तो क्लियर है। वृत्त पे
एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, वृत्त पर अनंत बिंदु है तो इसलिए अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हाँ, ये पूछता कि वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन एक बिंदु, तो एक बिंदु पर तो एक ही खींचेंगे। अगर सीधे एक बिंदु हटा दे, कहे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तब कहेंगे 2। ये समझते चलेंगे। कह रहा है आपसे कि यदि P से PTO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, मतलब यहां पे समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ये हमारा O केंद्र वाला वृत्त हो गया, ठीक। इस पे हम एक P बिंदु से स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिए PT समझने के लिए, O इसको हमने मिला दिया। अब कह रहे OT 6 है, ठीक है, OP 10 है, तो ये T का मान, तो ये 90 डिग्री स्पर्श रेखा इस पे कोण बनाएगा 90 डिग्री का। तो इसके सामने वाला एक कर्ण हो गया, मतलब सर जी 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर और प्लस मान लेते हैं x है, तो x का होल स्क्वायर, ठीक। ये आपने समझा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और इधर 6 का स्क्वायर 36, प्लस में था तो माइनस में हमने कर दिया। या x बराबर सर अंडर रूट में 64 मतलब 8, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 86 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है, तो उन 2 त्रिज्याओं के छोरों के स्पर्श करने का बीच का कोण, देखिए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और ए त्रिज्या के बीच का कोण दोनों मिलकर 180 बनाते हैं। त्रिभुज बनेगा 180 डिग्री, तो 130 180 में से निकल गया तो कितना बचेगा, 50। सीधे सीधे आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 88 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है किसका मान 1/2 है, ये आपसे पूछ रहा है। तो cos 45 का मान आप जानते हैं, sin 45 का मान आप जानते हैं, 1/2 होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री और tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो साइन 90 का मान मैं आपसे पूछूं तो कहेंगे सर जी 1 का स्क्वायर कीजिए, और यहाँ पे भी 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 मतलब कि 0 घटाएंगे तो कितना होगा 0, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सारा देखिए अगर मान याद है तो आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। 90 पे प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर 45 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा 45 है तो tan 45 का मान 1। अच्छा, कोसेक स्क्वायर 45 तो कोसेक 45 का मान √2, तो √2 का स्क्वायर कीजिए, 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2 1 3 हो गया, ऑप्शन सी। सारा ट्राइगोनोमेट्री टेबल का खेल है, रट जाइएगा पूरा ट्राइगोनोमेट्री टेबल। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो साइन 30 भी 1/2 और कॉस 60 भी 1/2, जोड़ेंगे तो ऊपर भी 2 हो जाएगा, अर्थात कि 1 हो गया। समझिए अगर जो विद्यार्थी ट्राइगोनोमेट्री टेबल याद किया तो कितना प्रश्न उसके लिए आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न देखते हैं, शानदार सा प्रश्न है। कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा और इतना तो के का मान, देखिए सेक स्क्वायर थीटा मैं रहने दे रहा हूं। अच्छा, ये देखिए फार्मूला कुछ आपको दिखाई दे रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला पे चला गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 ही होगा, ऑप्शन भी। देखे ना कितना बड़ा प्रश्न था, फार्मूला अगर याद होगा तो आसानी से बन गया। आगे बढ़ जाते हैं, 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र जो है O है, तो इसकी त्रिज्य खंड AOB इस प्रकार है कितना, तो लघु चाप AB की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगा फार्मूला, थीटा बटा 360 करेंगे और अपना 2 पाई r कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अब थीटा कितना है सर जी, तो आपका थीटा है कितना 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे 360 है, 2 पाई में आंसर है तो 2 रहने दे रहे हैं, पाई रहने दे रहे हैं, त्रिज्या 6 है तो 6 रहने दिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 मर्त में कट गया, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 क्या बचा, सिर्फ पाई बचा। क्या बचा सर जी, सिर्फ पाई बचा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 93 नंबर प्रश्न का। सारा खेल मेंसुरेशन में तो फार्मूला का ही है। करे एक अर्धवृत्ताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, 82 इतना है, तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र मतलब कि खेत का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और उसका आधा कर देंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/2 पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन सब पाई में है, आर सर तो 24 का आधा करेंगे, ब्यास है 24 तो ये 12 का स्क्वायर, ठीक। तो 1/2 गुने में पाई गुने में 12 गुने में 12, ये कट गया 6 तो 12 6 72 पाई, ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी आसानी से आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर प्रश्न सीखते हैं।
कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है, मतलब पहले त्रिज्या r था, अब नया गोला में r/2, तो मूल आयतन और नया आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यू होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए नया गोला जो बन रहा है उसमें त्रिज्या आधा हम लोग कर दिए, तो r/2 का होल क्यू हो गया। अब देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहां पे बच्चा आर क्यू और यहां पे भी बच्चा आर क्यू बटा में 8, तो ये आर क्यू से भी आर क्यू कैंसिल, तो यहां पे बच गया हमारा कितना 8, यहां पे 8:1 हो गया। मैं तिरछा तिरछी गुना करूंगा तो 8 और इधर 1, 8:1 हो गया। बस आसानी से ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 96 पे क्या पूछा है। कह रहा है कि एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना है और इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अभी देखिए शंकु के पूर्ण सतह, तो शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर इंटू आर प्लस एल दिया है सर 18, बिल्कुल दिया है। अब देखिए पाई आर इसी तरह रहने दे रहे हैं। अच्छा, इस आर और आर प्लस 2r, क्योंकि शंकु की आधार की त्रिज्या की जो तिर्यक ऊंचाई है, मतलब आर तो उसी तरह रहेगा, समझ रहे हैं, और एल मैं लिखूंगा कितना 2r लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या से दोगुना है, तो त्रिज्या r था तो ये दोबरी है 2l बराबर में 18। अभी यहां पे देखिएगा तो पाई आर इंटू 3r बराबर 18, या सर पाई 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 18, या पाई आर स्क्वायर बराबर 18 बट्टा में 3 मतलब 6, और पाई आर स्क्वायर तो पूछा था कि शंकु के आधार, तो शंकु के आधार में क्या होता है, एक वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 6 मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए कितना आसानी से बन गया, बस फॉर्मूला अगर याद होगा आपको, बाकी तो डाटा प्रश्न में दिया था कि शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न। कर ये घनाभ के 3 संलग्न फलक इतना है, तो घनाभ का आयतन, तो देखिए ये तो एक्स वाई जेड होता है, इसका मतलब कि ये जब संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया है तो आयतन में तीनों गुना हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 98 पे ए रहा प्रश्न। कर इसकी माध्यिका बताइए, तो माध्यिका क्या होता है कि आंकड़ा को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, अभी मैं बता रहा था, तो सबसे छोटा 1 है, 2 3 दिया है नहीं, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 भी दिया है, 7 भी दिया है, 8 नहीं है, 9 है, और जो बीच में आए तो 3 इधर से गायब, 3 इधर से, बीच में क्या बच गया 5। बहुआ टाइप प्रश्न अब हो चुका है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है बहुलक, तो बहुलक भी मैं कितना बताया आपको कि जो सबसे अधिक बारी हो, तो सबसे अधिक बारी देखिए इसमें क्या है 4 है, देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा बार आया है 3 बारी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 100 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि अच्छी तरह फेंटी गई ताश की 52 पत्ती में कि गड्डी में से एक यादृक्ष निकाला जाता है, तो इसकी बेगम होने की प्रायिकता, तो देखिए टोटल तो 52 है, ठीक है, बेगम होने की तो किस कलर की बात नहीं कर रहा है, तो किसी भी कलर का बेगम हो सकता है। टोटल बेगम कितना होता है 4, तो 4 ई का अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम हो गया, मतलब 1 बट्टा में 13, मतलब कि 1 बट्टा में 13। तो टोटल 100 टाइप का प्रश्न मैं आपको करा दिया। देखिए मैथ में यही है कि सारा खेल फार्मूला का है, तो बचे हुए समय में बार बार ये 100 प्रश्न जो है इसको देखकर बारीकी से दिमाग में सेट कर लीजिए कि हाँ ये प्रश्न आ रहा है, ऐसे बन रहा है, तो इससे क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कमांड हो जाएगा। और बाकी अगर समय बच जाता है तो फार्मूला पूरा 1 से 15 तक चैप्टर का जरूर अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, एक बार फार्मूला वगैरह पढ़ के आपको जाना है। बस इतना जो विद्यार्थी करके जाएंगे उनका मैथ में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा, तो इसको देखकर बार बार अभ्यास कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का मैथ में 100 में 100 स्कोर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।